Hello, guys, and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhra Singh Jamwal, and welcome to my lecture series. This is lecture number 3, and lecture number 1 and 2 are already there for current affairs. आप उनको जिन्होंने नहीं देखा, I will recommend all of you to kindly watch them also. And this is lecture number 3. And don't worry, ये जो lecture series है ये चलती रहेगी. बहुत lectures आएंगे इसमें, जिसमें आपके I will try my best कि सबके सब जितने भी 1 year में जितने भी आपके important current affairs रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, जो टॉपिक्स रहे हैं, उन सबको मैं कवर करवाऊँ. Fine. So let's get started. So question number 1 for today is, what is the deepest point? What okay, ठीक है. So what is the deepest point in the Indian Ocean? Fine. So it is, what is the deepest point in the Indian Ocean? Number 1, it is it option number A, Mariana Trench? Option number B, is it Java Trench? Option number C, is it Puerto Rico Trench? और option number D, it is none of the above. Okay, so trench अगर आप लोगों को जानना है, बस आप इतना याद रखें, it is just like a खड्डा. जब पानी के बीच में, जब आपके जो जब आप ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर दिस क्वेश्चन आप इतना याद रखें कि जब भी फॉल्टिंग की वजह से देर बिकम्स अ गड्ढा, तो उसको हम ट्रेंच कहते हैं. अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे जो बड़ा गड्ढा है, मतलब कितना डेप्थ पे जाके है, तो वो कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है? सो इट इज़, यू नीड टू रिमेंबर, इट इज़ जावा ट्रेंच. तो वो क्या है? इट इज़ योर जावा ट्रेंच. ठीक है. सो जावा ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन. अगर हम मेरीना ट्रेंच की बात करें तो वो कहाँ पे? वो आपका पैसिफिक ओशन में. तो वो कहाँ पे आपका? इट इज़ इन पैसिफिक ओशन. ठीक है. सो ये आ गया आपका पैसिफिक ओशन. ठीक है. अगर हम पोर्टो रिको ट्रेंच की बात करें तो वो कहाँ पे? इट इज़ इन एटलांटिक ओशन. ठीक है. सो आप याद रखिएगा, पोर्टो रिको इट इज़ इन एटलांटिक ओशन. मेरीना ट्रेंच की बात करें तो इट इज़ इन पैसिफिक ओशन. बहुत बारी क्वेश्चन आपको मेरीना ट्रेंच के ऊपर भी आता है, और मेरीना ट्रेंच में आपका चैलेंजेस डीप, जो आपका डीपेस्ट पॉइंट है. सो मेरीना ट्रेंच इट इज़ इन योर पैसिफिक ओशन. कभी कभी चैलेंजेस डीप भी पूछते. चैलेंजेस डीप कहाँ पे? इट इज़ अगेन इन योर पैसिफिक ओशन. और अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इट इज़ जावा ट्रेंच. और कहाँ पे है? इट इज़ नियर इंडोनेशिया, जो आपका जावा आइलैंड्स हैं, उधर ही आपका ये जावा ट्रेंच जो है वो मौजूद है. फाइन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज RT इन RT-PCR स्टैंड्स फॉर? नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं. RT-PCR फॉर द COVID-19 का जो टेस्ट है. सो RT का मतलब उसमें से क्या है? एक तो RT-PCR का आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म भी याद रखें, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये आपका, एंड आई थिंक यू शुड नो ऑल्सो, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है. सो अगर हम RT की बात करें, RT स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर ए, इज इट रिवर्स ट्रांजैक्शन? ऑप्शन नंबर बी, इज इट रिवर्स ट्रेसिंग? ऑप्शन नंबर सी, इज इट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? और ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ नन ऑफ द अबव. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो RT स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. नाउ जो आपका कोरोना वायरस है, इट हैज़ RNA, और इसका एक सिंगल स्ट्रैंड है, राइट. बट हम लोग, अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, हम हमेशा DNA के हिसाब से उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं. बट जो कोरोना वायरस है, इट हैज़ RNA. सो नाउ जब RNA टू DNA बनाया जाता है, जब RNA को सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड, मतलब RNA टू DNA किया जाता है, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. फाइन. यूजुअली DNA टू RNA करते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. बट जब RNA को DNA में बदला जाए तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. सो RT-PCR में RT का मतलब है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और RT-PCR का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. व्हाट इज इट? इट इज़ reverse transcription polymerase chain reaction. ठीक है. सो अब ये याद रखना, RT-PCR में PCR का मतलब क्या होता है. सो RT का मतलब भी आपको चल गया पता, और PCR की फुल फॉर्म भी पता चल गई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. लोहरी
hydroelectric project is located on which of the following rivers? अगर हम लोहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो अमित शाह ने जब इसके बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ गिफ्ट टू हिमाचल एंड प्रदेश गवर्नमेंट. तो पहली चीज़ क्या आ गई है, कहाँ पे आपका, इन विच स्टेट, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. नाउ हिमाचल प्रदेश में है ऑन विच रिवर, इज़ इट गंगा. अब जब मैंने हिमाचल प्रदेश कह दिया तो ऑब्वियसली अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन यू नो ये इसमें से कौन सा आंसर सही है. बट जस्ट इन केस अगर आपको रावी, ब्यास या आपको पोंग का रिवर दिया हो तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए आई एम रीडिंग द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज़ इट गंगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ इट सतलुज, ऑप्शन नंबर सी इज़ इट यमुना और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ इंदस. सो किसके ऊपर है, इट इज़ ऑन सतलुज रिवर. इन विच स्टेट, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. सो सतलुज भी याद रखें और हिमाचल प्रदेश, दोनों के दोनों चीज़ें आप याद रखें. फाइन. नेक्स्ट, विच वेटलैंड बिकेम द सेकेंड वेटलैंड, ये वेल नहीं है ये वेट है, इधर टी का कमी हो गई है, सेकेंड वेटलैंड ऑफ लद्दाख टू बी एडेड एज रामसर साइट. सो ऐसा कौन सा वेटलैंड है जो हाल ही में सेकेंड वेटलैंड बना है लद्दाख का, जो रामसर साइट में इंक्लूड हुआ है. नंबर 1 इज इट सो मुरेरी, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ सोकर, ऑप्शन नंबर सी इज इट पैंगोंग और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ सोमगो. फाइन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोकर. तो आप याद रखिएगा जो सोकर है इट इज़ द सेकेंड वेटलैंड टू बी एडेड एज अंडर द रामसर साइट. और अगर हम पहली की बात करें तो वो ये वाली है, सो मुरेरी, इट इज़ द फर्स्ट वेटलैंड टू बी एडेड इन रामसर साइट इन लद्दाख. एंड सोकर हाल ही में ही ऐड हुआ है एज योर सेकेंड वेटलैंड ऑफ लद्दाख. अगर हम सोकर की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट लेक. ठीक है, सो आप याद रखिएगा इसको वाइट लेक भी कहते हैं. एंड इट इज़ हाइपर सलाइन, यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है और ये हाइपर सलाइन है, मतलब सॉल्ट कंटेंट या सैलिनिटी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा है. फाइन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज question number 5. Question number 5 is Great Conjunction which took place on 21st of December 2020 was the conjunction of which of the following planets. Now this in itself is important, इसीलिए important है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. आपने सुना होगा इसके ऊपर शोएब सर की भी एक वीडियो इसी को डेडिकेटेडली बनाई गई थी जिसमें ग्रेट कंजंक्शन के बारे में बताया गया था. एक तो आप याद रखिएगा ये 800 ईयर्स के बाद हुआ है. पहले आपका आई डोंट रिमेंबर 1226 में आई बिलीव ये आया था लास्ट, और अब ये 800 साल के बाद ये दोबारा से हुआ है. तो ये किन दो स्टार्स का कंजंक्शन था? अब सबसे पहले याद रखना दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन था. इट वाज नंबर 1 जुपिटर यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी वाज इट मार्स जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी वाज इट जुपिटर सैटर्न और ऑप्शन नंबर डी वाज इट अर्थ और एंड मार्स. सो याद रखिएगा जो दो प्लैनेट्स जिन्होंने ग्रेट कंजंक्शन बनाया था इट वाज जुपिटर एंड सैटर्न. नाउ जुपिटर एंड सैटर्न की अगर हम बात करें, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ कोर्स. नाउ इसमें क्या हुआ था, ये दोनों अलाइन हो गए थे. अलाइन मतलब एक लाइन में आ गए थे. तो आप याद रखना जब ये दोनों प्लैनेट्स लाइन में आ गए थे दे लुक्ड लाइक अ स्टार. सो दे लुक्ड लाइक द स्टार बट दे वर नॉट स्टार्स, ऑफ कोर्स दे वर प्लैनेट्स एंड दे केम इन वन लाइन. ये एक लाइन में आ गए थे, अलाइन हो गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक स्टार लग रहे थे. फाइन. और ये 800 साल के बाद हुआ है. इसी के साथ इसको क्रिसमस स्टार की तरह भी कहते हैं क्योंकि ये दिसंबर के महीने में हुआ था नियर टू क्रिसमस. सो इसको हम क्रिसमस स्टार की तरह भी इसको कहा गया था. फाइन. सो अगर आपको क्रिसमस स्टार भी पेपर में आए तो आप याद रखिएगा किसकी बात हो रही है. इट इज़ योर ग्रेट कंजंक्शन की बात हो रही है, जुपिटर और इसकी ही बात हो रही है. फाइन. ऑल राइट. Question number 6. Question number 6 is a microcredit facility for street vendors was introduced due to COVID pandemic or during the time of COVID pandemic lockdown. The name is option number 1 was it Swamitva, option number B was it Godhan Nyay Yojana,
ऑप्शन नंबर सी, वॉज इट पीएम स्वनिधि, और ऑप्शन नंबर डी, वॉज इट विवाद से विश्वास योजना. Now it is not Vishwas, it is Vikas. Fine. So for this question the correct answer is PM Swanidhi. इसको बहुत जगहों पे ऐसे, मतलब बहुत जगहों पे नहीं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है. कैसे लिखा जाता है? SVAN कैपिटल्स में है, और जो NIDHI है वो आपका छोटे लेटर्स में है. नाउ अगर हम इसकी बात करें, आपका स्वनिधि की बात करें, तो जो करेक्ट आंसर, जो कोविड पैंडमिक जिन्होंने एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया था आपके स्ट्रीट वेंडर्स को, इट वाज अंडर द PM स्वनिधि योजना. अगर हम स्वनिधि की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना. ठीक है. सो व्हाट इज इट? इट इज PM से प्रधानमंत्री, S से स्ट्रीट, V से वेंडर, A से आत्म, और आगे N से निधि, सॉरी हाँ आपका निर्भर, आत्मनिर्भर, और आगे NIDHI का मतलब निधि. सो इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम. कौन सी है ये? सेंटर सेक्टर स्कीम है. मतलब ये पूरी की पूरी जो है आपके सेंटर के द्वारा ही वो है योजना, पूरी की पूरी जो है स्पॉन्सर्ड है आपके सेंटर के द्वारा. मतलब जो पूरा का पूरा पैसा है वो सेंटर ही देगा. नाउ इट इज़ माइक्रो क्रेडिट. माइक्रो क्रेडिट का मतलब हो गया कुछ 10,000 से मिनिमम टू 10,000 और उससे ज़्यादा तक का इनको क्रेडिट दिया जाता है. अगर हम टेन्योर की बात करें कि इनको कितनी देर के लिए ये पैसा दिया गया है, सो इट इज़ फ्रॉम जून 2020. कहाँ से है? जून 2020 से लेके मार्च 2022 तक. तो आप इसका टेन्योर भी याद रखिए, क्योंकि योजनाएं कितनी देर के लिए लागू हुई हैं वो भी पेपर में आता है. सो 2020 से लेके 2022, और अगर बिल्कुल डिटेल की बात करें, जून 2020 से लेके मार्च 2022 तक. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. तो आप याद रखिएगा, इट कम्स अंडर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. अब इनमें एक और चीज़ कहा गया था, एक तो कोलैटरल फ्री. कोलैटरल क्यों? जब आप लोन लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे बताते हैं कि मतलब कोई गारंटी दे देना, किसी बंदे की कोई गारंटी दे दी, किसी चीज़ के ऊपर आपने कुछ मॉर्गेज करवा के या कुछ ना कुछ गारंटी देना. इट इज़ कोलैटरल फ्री. मतलब इन्होंने कोई भी गारंटी कुछ भी नहीं मांगी. इन्होंने जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको पैसा दिया गया था. ऑफकोर्स आधार वगैरह तो ऑब्वियसली मैंडेटरी था, बट कोलैटरल जो था इट वॉज कोलैटरल फ्री. नाउ इसमें कहा गया था, अगर जो वेंडर है वो अर्ली या टाइमली जो रीपेमेंट ऑफ लोन करेगा, मतलब अर्ली कर दे, अपने टाइम से पहले ही कर दे, या फिर टाइमली जो रीपेमेंट लोन अगर करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे ना वापस जब लिए हैं, तो अगर टाइमली अपना रीपेमेंट करेगा लोन का, तो उसको 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी. सो 7% ऑफ सब्सिडी वुड बी गिवन at early or timely repayment of loan. Now all you need to remember, इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. टेन्योर जून 2020 से लेके मार्च 2022 तक. इसी के साथ कोलैटरल फ्री, इसमें आपको कोई भी किसी की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है. इसी के साथ 7% की सब्सिडी दी जाएगी अगर समय से पहले या टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना लोन उसका रीपेमेंट कर दिया तो. और ये क्या है? सेंटर सेक्टर स्कीम है. सेंटर स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंटर सेक्टर स्कीम है. होनली एंड सोनली सेंटर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 7. Who among the following won Young Champions of Earth by UNEP from India? अब हम क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉम इंडिया की बात कर रहे हैं. 7 और लोगों को मिला है जो ऑफकोर्स बाकी अलग अलग कंट्रीज से हैं आपके. बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में से किसने ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है? सबसे पहले UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, हेड क्वार्टर्स एट नारोबी, कीनिया. वेयर आर द हेड क्वार्टर्स? नारोबी, कीनिया. ठीक है. सो नारोबी कीनिया में आदि हेड क्वार्टर्स. एंड क्या है ये आपका? इट इज़
इंडिया में से कौन जीता है एज यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ? ऑप्शन नंबर 1 वॉज इट आकाश सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी वॉज इट विद्युत मोहन, ऑप्शन नंबर सी वॉज इट राजनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर डी वॉज इट फातिमा अलीजे जिला? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विद्युत मोहन. तो विद्युत मोहन जो है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने जो है इंडिया की तरफ से ये अवार्ड को जीता है. फाइन. एंड ही इज अ 29-year old एंटरप्रेन्योर. एंड तकाचर जो है उसके ये फाउंडर हैं. फाइन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज विद्युत मोहन. क्वेश्चन नंबर 8. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 at Haryana. How many new indigenous games were added? Now, पहली बात तो इसमें दो चीज़ें आ गई. दो चीज़ें क्या आ गई आपकी? पहली चीज़ तो ये आ गई कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुई है 2021 की, वो कहाँ हुई है? हरियाणा में हुई है. सो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि एट हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी. अब इसमें कितनी इंडिजीनियस गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट 4, ऑप्शन नंबर बी इज इट 5, ऑप्शन नंबर सी इज इट 6 और ऑप्शन नंबर डी इज इट 3. सो याद रखिएगा 4 इंडिजीनियस गेम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. अगर हम बात करें एक गटका जो एक एसोसिएटेड है आपके पंजाब के साथ, सिखिज्म के साथ, गटका को इंट्रोड्यूस किया गया है. नंबर 2 इज कलारी पयत्तू. So what is it? Kalari Payattu, which is an indigenous game and martial arts from where? Kerala. तो Kaleri Payattu, I'll write. जो कहाँ से आपका? केरला से है या केरल, हाउसएवर यू प्रोनाउंस इट. ठीक है. नंबर 2. नंबर 3 इट इज थांगता. क्या है? थांगता. ये कहाँ पे है? ये मणिपुर का है. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं ये मार्शल आर्ट्स कहाँ का है? ये मणिपुर का मार्शल आर्ट्स है. इसी के साथ एक और है आपका विच इज मल्ला खंबा. सो मल्ला खंबा विच इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो कहाँ से ओरिजिन होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होता है. सो कितने आगे? 4. गटका, कलारीपत्तू, थांगता एंड मल्ला खंबा. और मल्ला खंबा कहाँ से? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज हु अमंग द फॉलोइंग वन OTT who among the following OTT won first Filmfare OTT Award 2020? First of all, what does OTT stands for? आपने बहुत बारी देखा होगा जब ये फिल्म स्टार्स या वेब सीरीज़ के जो स्टार्स बोलते हैं तो आजकल टीवी पे बोलते हैं तो बोलते हैं कि OTT इज़ द न्यू फैशन. आजकल हर चीज़ OTT है एंड जो भी चीज़ें बोलते हैं. सो OTT का मतलब क्या है? OTT इज़ ओवर द टॉप. मतलब वो जैसे कि आपका टेलीविज़न सीरियल्स हैं, आपकी मूवीज़ हैं, आजकल इंटरनेट के ऊपर रिलीज़ किए जाती हैं. इसको हम बोलते हैं OTT. आपकी वेब सीरीज़ आ गई. सो ये सब क्या है? दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर OTT. नाउ ऑप्शन नंबर 1 वॉज इट मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी वॉज इट पताल लोक, ऑप्शन नंबर सी वॉज इट सेक्रेड गेम्स और ऑप्शन नंबर डी वॉज इट पंचायत. सो आपको याद रखना है अगर हम फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020 की बात करें इट इज़ पताल लोक. ठीक है. सो पताल लोक जो है उसने हैज़ वन फर्स्ट, तो फर्स्ट है तो इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020. Okay. Question number 10. Question number 10 is COVID-19 COVID-19 crisis of civilization and solution. COVID-19 crisis of civilization and solution. It is a book. It is written by who? It is written by option number 1 is it Bhuvan Ribhu, option number B is it Kailash Satyarthi, option number C is it Azim Premji, ये जे है प्रेम जी, ऑप्शन नंबर डी इज इट जैन त्रियोली, हाउसएवर यू प्रोनाउंस इट. ठीक है. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ कैलाश सत्यार्थी. सो कैलाश सत्यार्थी ने ये किताब को लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कोविड-19 ने का इम्पैक्ट पड़ा है कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल, कि कैसे जो कॉमन लाइफ्स है वो सबकी सब अफेक्ट हुई हैं ड्यू टू योर कोविड-19 क्राइसिस. एंड
उसी के साथ इन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए कि हाउ कैन वी गेट बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, जो हमारी लाइफ पहले थी बिफोर द पैंडमिक, तो हम कैसे इस पैंडमिक में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, एंड ऑफ कोर्स उनके सॉल्यूशंस भी, एज द नेम सजेस्ट, सिविलाइजेशन, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11, स्लीनेक्स 20 इज एन एनुअल, मेंटेन नहीं है, ये मैरिटाइन है, ठीक है, सो इट इज मैरिटाइन। हाँ, okay, so SLENEX 20 is an annual maritime exercise between which of the following countries? Option number A, is it Sri Lanka, USA? Option number B, is it India, South Korea? Option number C, is it India, Sri Lanka? और option number D, is it India, Japan? So आप याद रखिएगा, अगर हम SLENEX 2020 की बात करें, ये 8th एडिशन था। कौन सा था? ये 8th एडिशन था आपका ऑफ दिस मैरिटाइन एनुअल, याद रखिएगा एनुअल है, हर साल होता है। सो एनुअल मैरिटाइन एक्सरसाइज अब बायलेटरल है, 2 कंट्रीज के बीच में है तो बायलेटरल है। अब किन 2 कंट्रीज के बीच में है? इंडिया, श्रीलंका। सो इंडिया श्रीलंका के बीच में अगर हम बात करें, जो रिसेंट जो हुआ था आपका, इट वाज द 8th एडिशन। कहाँ पे हुआ है? त्रिनकोमेली। सो इट इज त्रिनकोमेली। वहां पे ये एक्सरसाइज की गई है। अगर हम त्रिनकोमेली कोस्ट की बात करें तो वो कहाँ पे आपका श्रीलंका में है। तो आप याद रखिएगा श्रीलंका में है, क्योंकि जो पिछले साल वाली थी वो आपका वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई थी, जो 2019 की थी। सो इसलिए इस बार कहाँ पे हुई? श्रीलंका में हुई है। और कौन से कोस्ट में हुई है? त्रिनकोमेली कोस्ट में हुई है। अगर हम बात करें इस स्लीनेक्स के बारे में बात करें तो 2005 में जो ये एक्सरसाइज है आपकी, ये जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। फाइन। और इसमें इंडिया ने जो नेवल एक्सपर्टीज दिखाई है, दे ऑल आर इंडिजीनियस। तो इंडिया ने यहाँ पे इंडिजीनियस नेवल स्ट्रेंथ को दर्शाया है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो आपकी मैरिटाइम एक्सरसाइज है वो है आपका मालाबार। क्या है? मालाबार। अगर हम मालाबार की बात करें तो ये किन कंट्रीज के बीच में है? इट इज इन बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएस। तो ये ट्राइलेटरल है। क्या है? ये ट्राइलेटरल है। ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है किन किन के बीच? यूएस, इंडिया, जापान। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया इसको पार्टिसिपेट करने में। सो ऑस्ट्रेलिया वॉज इन्वाइटेड कि आप भी आइए और इस एक्सरसाइज में पार्ट लीजिए। सो ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ ऑल सेट टू ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइज। और किन के बीच में? इट इज़ ट्राइलेटरल। और इंडिया ने ही इन्वाइट किया है आपके ऑस्ट्रेलिया को। ट्राइलेटरल मतलब 3 लोग हैं। कौन कौन है? इंडिया, जापान, अमेरिका और यूएस। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी नेवल। ये मैं सब नेवल बता रही हूँ, दैट इज कॉन्कन। क्या है आपकी? कॉन्कन एक्सरसाइज। ये किन के बीच में? इंडिया एंड ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज। तो ये है इंडिया और ब्रिटेन नेवीज के बीच में होती है। फाइन, तो आप इनके भी नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज Thanjavur art plates a vintage artifact of temple city of, ये if नहीं है, ये ऑफ है, सो सॉरी, ऑफ विच स्टेट। तो जो थंजावुर है, पहले तो आप याद रखिए ये एक्सक्लूसिवली इसी स्टेट में पाई जाती है। अब कोई चीज़ एक्सक्लूसिव है, उसी जगह पे पाई जाती है, तो ऑब्वियसली उसको जीआई टैग मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो याद रखिएगा जीआई टैग इन आर्ट प्लेट्स को 2007 में मिला था। सो थंजावुर आर्ट प्लेट्स को 2007 में जो है ये जीआई टैग मिला था। और ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट केरला, ऑप्शन नंबर बी इज इट तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इज इट कर्नाटका और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ ओडिशा। सो याद रखिएगा ये एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं तमिलनाडु में, और ये बहुत ज़्यादा आपके लाइमलाइट में भी थी। फाइन, और इनको जीआई टैग जो है वो 2007 में ऑलरेडी मिल चुका है। फाइन, तो इसमें हमने कवर किए हैं आपके 12 क्वेश्चंस एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड
and stay home, stay safe, and I will see you with another lecture very soon. Thank you and have a nice day.